नमस्कार मित्रों क्रिएटिविटी के बारे में ये कहा जाता है, सृजनशीलता के बारे में यही कहा जाता है कि सृजनशीलता और ये सारी बातें किसी न किसी द्वंद्व से पैदा होती हैं। जब तक ज़िंदगी में चुनौती ना हो तब तक ये चीज़ें सामने आ ही नहीं पाती। चैलेंजेस, चुनौतियाँ ये बहुत ज़रूरी हैं। और इसी संदर्भ में आज मैं एक महान अपने समय की संगीतकार, महिला संगीतकार उनसे आपको मैं परिचित कराता हूँ और आप स्वयं दंग रह जाएंगे कि कैसी कैसी प्रतिभाएं किस तरह से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से निकलकर बाहर आईं। और ऐसी एक जो सामने आता है नाम, ऐसी एक प्रतिभावान और विशिष्ट उपलब्धि वाली महिला संगीतकार का नाम जब सामने आता है तो उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह की अजीब अजीब परिस्थितियों से ये गुजरी और कैसे इन्होंने अपने घराने के संगीत को और अपने जो शास्त्रीय संगीत के जो सुर हैं उनको किस अंदाज से प्रस्तुत किया। नाम है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, निश्चित रूप से उन्हें पद्म भूषण भी मिला, उन्हें बाद में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और ये कहा यह जाता है कि धीरे धीरे उनकी बारी बाद में भारत रत्न के लिए भी आने वाली थी और नाम प्रस्तावित हो चुका था, लेकिन 2009 में उनका निधन हो गया और ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गईं। बहरहाल चलिए इनके जीवन यात्रा से गुजरते हैं। इन्हें अपने समय का सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक माना जाता है, ख्याल गायिका कहना चाहिए, गंगूबाई हंगल। इनका संबंध संगीत के अलग अलग घराने हैं, तो एक किराना घराना भी है, तो किराना घराने से इनका संबंध माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी और इन दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा भी प्राप्त की थी। ये प्रसंग भी देखने में, पढ़ने में, सुनने को मिल जाते हैं। इनकी विशेषता जो ज़िंदगी की थी कि चुनौतियाँ किस तरह की थी कि स्वयं एक बार उन्होंने इस बात की तस्दीक की, स्वयं एक बार ये बताया, स्पष्ट किया कि एक बार उन्होंने एक अपने पड़ोसी उच्च जाति के पड़ोसी व्यक्ति के घर से एक आम तोड़ लिया और आम तोड़ने पर जो उनकी धुनाई हुई और जिस तरह से उनका तिरस्कार किया गया वो बड़ी अजीब थी, बड़ी विसंगति वाली बात थी कि एक आम के लिए। और उस महान व्यक्ति को, जो पड़ोसी था, उसको इतराज़ इस बात पर नहीं था कि आम तोड़ा, एक आम ही तोड़ा है, उसमें है क्या। उसको इतराज़ ये था कि ये निम्न जाति की होते हुए भी मैं उच्च जाति का, मेरे घर में प्रवेश कैसे कर गई, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी। तो ये ऐसी परिस्थितियों में गंगूबाई गुजरी और उन्होंने स्वयं भी एक बार इस बात की पुष्टि की थी कि आरंभ में कोई भी हम लोगों को संगीत तो क्या, पूजा पाठ और उन सब लोग चीज़ों से दूर रखता था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति ना तो हमें सुनना पसंद करता था, ना हमें प्रोत्साहन देता था। लेकिन जब प्रतिभा का जादू जब लोगों के सर पर चढ़कर बोला तो उस वक्त लोगों को लगा कि ये समकालीन भारतीय परिवेश में, भारतीय संगीत के परिवेश में ऐसी ख्याल गायिका जो है ये कोई भी नहीं है। और उस वक्त इनकी सम्मान के सिलसिले खुलने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके गुरु जो थे, जो पंडित भीमसेन जोशी भी, जिनसे काफ़ी देर तक शिक्षा प्राप्त करते रहे, उनकी एक बात इन्हें लंबी अवधि तक याद रही कि मेरे गुरु कहते थे कि जब भी रागों की बात हो, किसी भी राग को एक कंजूस व्यक्ति की तरह खोलो। जैसे कंजूस व्यक्ति जल्दी जल्दी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता, अपनी जेब नहीं खोलता, उसी ढंग से जब राग को छेड़ो तो उसको धीरे धीरे राग की धुनें खोलने का प्रयास करो। जब धीरे धीरे प्रयास करोगे तो एक अनूठा जादू सा पूरे के पूरे परिवेश में छा जाएगा। लेकिन अगर पहले ही आप धमाकेदार कोई एंट्री करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत आपका साथ नहीं देगा। आपको साथ चाहिए
तो रागों को एक कंजूस व्यक्ति की तरह धीरे 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 खोलो, ताकि वो धीरे धीरे अपना जादू बिखेरते चले जाएं और अपने चरम पर पहुंच जाएं। ये बहुत एक बड़ी बात थी। और यदि कहती हैं कि यदि आप ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्रोता अगले पल आपका इंतज़ार ही नहीं करेंगे। आपकी धीमी गति और कंजूस गति से श्रोता विवश हो जाता है कि अगला स्वर कैसे गंगू भाई प्रस्तुत करेंगी, इस बात की प्रतीक्षा करता है बाकायदा। और जब ये प्रतीक्षा होती है तो उस वक्त प्रतिभा का जो प्रस्फुटन है, जो नया स्वरूप है, वो सामने आता है। और विशेष रूप से उनका ये भी कहना था कि जो लोग मुझे पास नहीं फटकने देते थे जाति के आधार पर, जब मेरी प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ, जब मेरी प्रतिभा की सुगंध फैली और जब मेरे द्वारा प्रस्तुत संगीत की साधना को लोगों ने महसूस किया, तब मुझे किसी भी समारोह के लिए बुलाने की एक होड़ लग जाती थी। और मुझे तब याद आते थे वे दिन जब मुझे एक आम चुराने पर भी जुर्माना अदा करना पड़ा और मुझे संगीत की अच्छी शिक्षा प्राप्ति के बाद भी देवदासी की भूमिका निभानी पड़ी। तो ये बड़ी विचित्र ज़िंदगी है, किन किन रूपों में ये आपको ले जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो सृजनशीलता हो, क्रिएटिविटी हो, संगीत हो या कोई पेंटिंग हो, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, द्वंद्व नहीं है मस्तिष्क में, तब तक उसमें वो जादू पैदा हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कर सकते कि आप हरे भरे पौधों को देखकर कुछ सुखद बातें करें और उसके बाद सारा मामला सिमट जाए, ये नहीं हो सकता। बाकी 1945 तक तो वो भजन और ठुमरी, ये दो उनके विषय प्रिय रहे और देश भर के सभी मुख्य नगरों में उनकी प्रस्तुतियां आयोजित की जाती रहीं। ऑल इंडिया रेडियो ने तो आरंभ से ही उनको अपने साथ जोड़ लिया था एक नियमित गायक के रूप में। और उसके बाद सम्मानों का जब सिलसिला हुआ तो संगीत नृत्य जो अकेडमी है उसने तो सम्मान देना ही था। ऐसी प्रतिभा को के साथ जुड़ना भी किसी सम्मान का या किसी संस्थान के लिए गर्व की बात हो जाती है। और बाद में पद्म भूषण भी मिला और फिर 2-1 वर्ष के बाद पद्म विभूषण की बारी भी आई। ढेरों ऐसे पुरस्कार। और 2006 में भी जब उन्होंने 75 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम प्रस्तुति की, तो अंतिम प्रस्तुति की तत्काल बाद ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। तो ऐसे जो प्रतिभा वाले लोग होते हैं मित्रों, उन्हें कभी कभी याद करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने एस्थेटिक्स, अपनी जो एक सुसंस्कृत जो तहज़ीब है, सभ्यता है, उसको बिल्कुल भूल ना जाएं। इसलिए ऐसी प्रेरक शख्सियतों को याद करते रहें। शुक्रिया।